नमस्कार, प्रदर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन नटवत। अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। बिहार के गोपालगंज में मॉर्निंग वॉक पर निकले पत्रकार को अपराधियों ने खदेड़ कर मारी गोली। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, तेजस्वी सरकार में आए तो पहले ही कैबिनेट में खरीदेंगे 10 लाख तमंचे। बिहार के एक और बॉलीवुड एक्टर की मुंबई में मौत, परिजन बोले हुई है हत्या। और प्रशासन ने कुख्यात पर कसी नकेल, गुंडा रजिस्टर अपडेट, अपराधियों को थाने में लगानी होगी हाजिरी। अब खबरें विस्तार से। बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक दैनिक अखबार के पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता राजन पांडे को दिन दहाड़े गोली मार दी है। घटना माझागढ़ थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार की है। बताया जा रहा है कि पत्रकार राजन पांडे अपने घर से सुबह टहलने के लिए जा रहे थे, तभी बुलेट सवार 3 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। स्थानीय लोगों की मदद से गोपालगंज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक इलाज करने के बाद गंभीर हालत में गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया है। एसपी मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि गोली मारने वाले अपराधियों की पहचान कर ली गई है। पुलिस टीम को अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगा दिया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम व बिहार भाजपा के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने तेजस्वी यादव के 10 लाख रोजगार देने के बयान पर जोरदार हंगामा किया है। फडणवीस ने कहा है कि वह अपने पहले कैबिनेट में 10 लाख लोगों को रोजगार देने के नाम पर 10 लाख तमंचे खरीदेंगे और अपने गुर्गे मुर्गे को सौंपेंगे, ताकि बिहार में फिर से अपहरण लूट का उद्योग शुरू हो सके। बिहार के लोगों ने 15 साल तक लूट मार अपहरण देखा है। अब ऐसी सरकार बिहार के लोगों को नहीं चाहिए। बिहार के नेता प्रतिपक्ष श्रीमान तेजस्वी जी यादव जी कह रहे थे, जैसा हमारे तेजस्वी जी कह रहे, अभी तेजस्वी यादव जी रोज बेरोजगारी के ऊपर बोलते और वो कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हमारी सरकार आने के बाद पहले कैबिनेट में साइन करके 10 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। मैंने पता किया, मैंने कहा भाई ये कौन से 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, ये कैसे रोजगार देंगे, इनके पास क्या आइडिया है। तो मैंने कुछ लोगों से बातचीत की तो एक ने मुझे बहुत सुंदर तरीके से बताया। उन्होंने कहा जी उनका दिमाग में पक्का है, वो 10 लाख लोगों को रोजगार देने वाले, उसकी स्कीम पक्की है। पहले कैबिनेट में 10 लाख तमंचे खरीदने का ऑर्डर दिया जाएगा और बिहार में फिर एक बार रोजगार कौन सा मिलेगा, किडनैपिंग का रोजगार, लूटमार का रोजगार। जिस प्रकार का बिहार 15 साल लालू जी के राज में हमने देखा, क्या मेरी माताएं बहनें रास्ते पर जा सकती थी, क्या हमारी कन्याएं रास्ते पर शाम के समय निकल सकती थी, क्या किसी को नई गाड़ी खरीदने का अधिकार था, क्या किसी को अपने खुद के लिए कोई चीज करने का अधिकार था। एक ऐसा बिहार था जिसमें किडनैपिंग ही रोजगार था। ऐसे बिहार के निर्माण के लिए तेजस्वी यादव जी पहले ही कैबिनेट में 10 लाख तमंचे खरीदेंगे, उनको अपने गुर्गों में मुर्गों में बांटेंगे और फिर एक बार किडनैपिंग की रोजगारी शुरू होगी। ये नहीं चाहिए बिहार को। अरे बिहार बदला है, ये क्रांति की भूमि है। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जारी सियासी उथल पुथल के बीच राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर उन्होंने आगे की रणनीति को लेकर मीडिया के सामने मुखातिब हुए। बिहार के एक नवोदित कलाकार की मुंबई में संदेहास्पद मौत हो गई है। मृतक कलाकार का नाम अक्षत उत्कर्ष है, जो मुंबई में फिल्म इंडस्ट्रीज में कार्यरत थे। जानकारी के मुताबिक अक्षत बॉलीवुड के नवोदित कलाकार थे। वह मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर के रहने वाले थे। मृतक के परिजनों ने अक्षत उत्कर्ष की संदेहास्पद मौत के बाद हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के मामा रंजीत सिंह ने बयान देते हुए कहा है कि रविवार की रात 9 बजे अक्षत के पिता से बात हुई थी, लेकिन इसके बाद देर रात उसकी मौत की खबर मिली है। इसके साथ ही अक्षत के मामा ने मुंबई पुलिस पर भी सहयोग न करने का आरोप लगाया। और नेपाल के तराई क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर है। माँ बेटी समेत कई लोग पानी की तेज बहाव में डूब गए हैं, जबकि एसडीआरएफ की टीम खोजबीन में लगी है। फारबिसगंज के शेरानगर की चकिया पंचायत के रामपुर तक जाने वाली ग्रामीण सड़क के डायवर्सन पार कर रहे एक महिला एवं 9 साल की बच्ची पानी की तेज धारा में बह गए। घटना की जानकारी के बाद स्थानीय ग्रामीण के द्वारा घंटों खोजबीन जारी है। वही सामने
रेस्क्यू चल रहा है यहाँ, किस तरह का रेस्क्यू किया जा रहा है? यहाँ पे हम लोगों को पता चला है कि एक लेडीज और एक बच्चा उसके साथ डूब गया है। तो हम लोग को सीओ साहब फरीद में खबर किए तो आए हैं और यहाँ पे हम रेस्क्यू कर रहे हैं। ये रामपुर जगह है फरीद का। तो वो जो औरत थी वो इस पार से मार्केट करके उस पार घर को जा रही थी, की वजह से नदी में गिर गई और डूब गया है। तो 2 लोग डूबे। हाँ, 2 उसके साथ एक शादीशुदा औरत है और उसके साथ एक 10 साल की बच्ची। जी, एक आदमी को तो रेस्क्यू कर दिया गया, 2 लोग के भी जो है खोजबीन जारी है। उसके साथ एक और थे, तो उसको तो उस टाइम जो गांव के परिणित जो आदमी सब थे उन्होंने उसको रेस्क्यू करके एक को निकाल दिया है। 2 का डेथ बॉडी अभी नदी के अंदर ही है, तो उसको हम लोग ढूंढ रहे हैं और जितना हमसे प्रयास है वो कर रहे हैं। उम्मीद है कि आज मिले तो मिले, नहीं तो कल तक तो मिलेगा ही मिलेगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम हवलदार गणेश राय है। SDRF है या SDRF अररिया से। पूर्णिया। ये था कि एक लेडीज था, 2 बच्चा था जो बाजार से घर जा रहा था इस होके। 3 बच्चा में एक बच्चा जो तैरने जानता तो निकल गया। 2 बच्चा, एक लेडीज एक बच्चा जो वो किसी मतलब दह गया पानी में। और काफ़ी देर फोन करने के बाद, काफ़ी देर के बाद लगभग 2 घंटा 3 घंटा के बाद 3:30 बजे 4 बजे आया ये इंडिया CDR पे फोन ये टीम। उसके बाद ये लोग भी खोज रहा है। अभी तक इसका कोई जानकारी नहीं मिल रहा, अभी तक तलाशी हुआ है। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये किरकिचिया वार्ड नंबर 1 का है। क्या नाम आपका? मेरा गजेंद्र कुमार मलको। बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 को लेकर के स्वीप गतिविधि के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए संग्रहालय परिसर स्थित ईवीएम मतदाता सहायता केंद्र एवं हस्ताक्षर अभियान केंद्र पर कला जत्था टीम के द्वारा गीत संगीत के माध्यम से आम लोगों को जागरूक किया गया। मौके पर नोडल पदाधिकारी, स्वीप जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारीगण मौजूद थे। गांव-गांव और शहर शहर में घर घर जन अभियान करें, जाति धर्म की तोड़ दीवारें, आओ हम मतदान करें। भाई बहन में मिली बिहार बिहार के मुजफ्फरपुर में मोबाइल छीनकर भाग रहे अपराधियों को लोगों ने पोल में बांधकर पिटाई कर दी है। पिटाई होता देख लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों अपराधियों को भीड़ के चंगुल से बाहर निकाला। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के आमगोला ओवरब्रिज पर मोबाइल छीनकर भाग रहे बाइकर्स गैंग के 2 बदमाशों को भीड़ ने धर दबोचा। नीतीश्वर सिंह कॉलेज के पास पोल से बांधकर धुनाई भी की। RDS कॉलेज से मैं और मेरा मित्र लौट रहे थे, मोहन कुमार। जब ओवरब्रिज हमने पार किया तो 2 बाइक सवार आए और हमारा मोबाइल छीन लिए। पीछा करते हुए हमने नीतीश्वर सिंह के पास पहुंचा तो एक बाइक सवार जो था वो गिर गया है, हमारा मोबाइल मिल गया है। मैंने मिठनपुरा थाना को सौंप दिया है। अब हम थाना पे जा रहे हैं, आगे की कार्रवाई देखते हैं क्या कुछ होती है। मेरा नाम राहुल कुमार श्रीवास्तव हो गया। कॉलेज हमने मेरे मित्र ने फ़ोन किया था, वहाँ NCC का कुछ फॉर्म वगैरह वो भर रहे थे, इसलिए मैं गया था साथ में। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां, दल व संगठन के नेता अपने क्षेत्र में घूमकर वोटरों को लुभाने के लिए
चुनाव में अपनी उम्मीदवारी साबित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दिया है। पर बिहार अभी जिस दौर से गुजर रहा है उसमें चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि पहले कोरोना महामारी के चलते कई जिंदगियां पटरी से उतर गई है, उसे संभालने में सालों बीत सकते हैं। अभी वह ठीक भी नहीं हुआ है कि प्रदेश के जिलों से प्रमुख नदियां उफान मार रही है, जिससे लोगों को एक बार फिर से बाढ़ का खतरा जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। कई गाँव का जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूट चुका है। सर इसके सर्वे कैसे करें, कहीं तो जगह हुआ भी नहीं जो अभी हम गिनती करें सर। जहाँ तक भी मतलब देखते हैं अभी, जबकि आप प्रॉपर मदनपुर में आए हुए हैं, ऐसे लग नहीं रहा कि ये नदी है। जो सड़क है वो नदी की रूपरेखा में बदले हुए है या नहीं है। तो सर ये तो आप भी यहाँ की नज़ारा जो कि सबसे ज़्यादा ऊँचा तर अभी मदनपुर को माना जाता है। हम लोग के मदनपुर पूर्वी पंचायत में मदनपुर पश्चिमी, मदनपुर पूर्वी, ये सबसे ज़्यादा ऊंचा जगह मार्केट है मदनपुर। वहाँ शिव जी के प्राचीन मंदिर भी है। पता नहीं चल रहा है यहाँ पे मंदिर का सिर्फ गुम्बज दिखाई दे रहा है सर। वहाँ का भी नज़ारा लेते तो और ज़्यादा बेस्ट होता। तो धोकरिया, मदनपुर, तरोना, कसेला, गम्हरिया, कनाइन, बैंगी तो सर अभी वहाँ पे अगर ऐसा हालात है उस रोड का ना कि कोई जा भी नहीं पाएगा। अगर किसी प्रकार के वहाँ पे अप्रिय घटना हो जाए। कुछ घर तो बकरा में सुने हैं कि रात में गिरे हैं, जो कि बकरा में समाधि ले लिए हैं जो गिरपात थे, वो तो आकर के दूसरे के छत पे ऊपर है बैंगी में। प्रशासन के रूप से क्या? सर अभी तो आप नहीं जा पाएंगे। प्रशासन तो यहाँ सूखे भी वहाँ जाना नहीं चाहते हैं। ऐसी मोमेंट हालात बने हुए हैं। कनाइन, सरायगढ़, इससे इस रोड से पूरब जाने के लिए अभी कोई भी आ जाए, चाहे अनुमंडल पदाधिकारी आ जाए, चाहे प्रशासन पदाधिकारी, कोई भी वरिष्ठ लोग आ जाए, उसको तो सोचना पड़ेगा कि शायद हम जाएंगे तो वापस आएंगे या ना आएंगे। ऐसे हालात में हम लोग का बदकिस्मत है जो यहाँ पर पैदा लिए हैं। अनाथ की तरह है हमारे, ना कोई सरकार है ना कोई सुनने वाला है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विनोद पासवान। चुनाव नजदीक आ गया, चुनाव तो करवाएंगे, क्योंकि ये तो उसका काम है खुद का। चुनाव नहीं कराएंगे तो फिर वो जिएंगे कैसे? उसको तो अपना काम कराना है। पब्लिक जो है, पब्लिक चाहे जहाँ जाए, बाढ़ में जाए, उससे उसको कोई मतलब है नहीं। पब्लिक इतना परेशान है, खास करके इस एरिया में, अररिया ज़िला में, लगभग सीमांचल में परेशान है, बिहार में, पूरे राज्य में। तो हम तो अररिया डिस्ट्रिक्ट के हैं, मदनपुर पंचायत के। ये पंचायत अभी पूरा डूबा हुआ है। सरकार को ये नहीं दिख रहा है। यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ के जो MP MLA है, वो सब किसी को नहीं दिख रहा है। वो लोग अपना ऊंचाई में बैठे हुए हैं, अपना कुर्सी तोड़ रहे हैं। तो ये चीज़ है कि हम लोगों का परेशानी किसी को नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं इस बार हम लोग वोट नहीं करेंगे, पूरा बहिष्कार करेंगे। हम लोग आखिर उसको चुन करके क्या करेंगे? हम लोग जो चुनते हैं उसको चुनते इसलिए है कि वो हमारे इसमें काम करेंगे, लेकिन वो तो काम करते नहीं है। तो हम लोग अपने से सब चीज़ करेंगे। और क्या नाम? मेरा नाम इंतखाब है। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के भद्र घाट पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब घाट किनारे बैठे लोगों की नज़र गंगा में तैरती लाशों पर पड़ी। मौके पर मौजूद NDRF की टीम ने गंगा से लाश को बाहर निकालकर इसकी सूचना आलमगंज थाने को दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई है। ये लहाज पड़ा हुआ है, कितना देर से पड़ा हुआ था? ये तकरीबन 2 घंटे से है पड़ा हुआ। NDRF के लोग जो है पानी में बहते हुए जा रहा था, तो पानी से NDRF के लोग छान करके किनारे में लेकर आए। थाना का इंस्टॉन्स कर दिया? हाँ, थाना का इन्फॉर्मेशन दिया। थाना को 1 घंटा हो गया इन्फॉर्मेशन दिए हुए, थाना अभी तक नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शशि शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। कुख्यातों पर नकेल कसने को लेकर के पटना पुलिस भी कवायद जारी है। इसी के तहत थानों में गुंडा रजिस्टर को अपडेट किया गया है। इसके बाद अब अपराधियों को थाने में हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया है। कोतवाली में 20, गांधी मैदान में 25, पीरोघोड़ में 50, दीघा में 65, राजीव नगर में 36, शास्त्री नगर में 35, बुद्धा कॉलोनी में 32 बदमाशों के नाम गुंडा रजिस्टर में दर्ज है, जिनमें से कुछ शातिर को हर रोज थाने में हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया है और बिना सूचना शहर से बाहर नहीं जाने की हिदायत भी दी गई है। आपको बता दें कि ऐसे गुंडा रजिस्टर में ऐसे अपराधियों का नाम जोड़ा जाता है जो लूट, हत्या, डकैती, चोरी, NDPC आदि अपराधों में संलिप्त रहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी कि बिहार में चुनाव 3 चरण में होंगे और इसका परिणाम 10 नवंबर को आएंगे। लेकिन
चुनाव आयोग की घोषणा के पहले ही बिहार चुनाव का दंगल शुरू हो चुका था। एक और बिहार की नीतीश सरकार अपने किए गए वादों के पूरा होने का दावा कर रही, तो वहीं विपक्षी आरजेडी का कहना है कि जमीन पर कुछ हुआ ही नहीं है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा है कि राज्य में हर घर में बिजली और हर घर में शौचालय है। बिहार के डिप्टी सीएम के इन दावों की सत्यता जानने के लिए हमने बिहार सरकार के विभिन्न दस्तावेज, वेबसाइट और केंद्र की योजनाओं को खंगाला है। आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है कि बिहार में चुनाव 3 चरणों 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को होंगे और इसका परिणाम 10 नवंबर को आएगा। लेकिन चुनाव आयोग की घोषणा के पहले ही बिहार चुनाव का दंगल शुरू हो चुका था। एक ओर बिहार की नीतीश सरकार अपने किए गए वादों के पूरे होने का दावा कर रही है, वहीं विपक्षी आरजेडी का कहना है कि जमीन पर कुछ हुआ ही नहीं है। इसी बीच 21 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में डिजिटली नो हाईवे प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी और बिहार के 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर के जरिए इंटरनेट से जोड़ने की योजना की भी शुरुआत की। इन योजनाओं की शुरुआत के समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे। इस कार्यक्रम के दौरान राज्य के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य में हर घर में बिजली और हर घर में शौचालय है। बिहार के उप मुख्यमंत्री के इन दावों की सत्यता जानने के लिए हमने बिहार सरकार के विभिन्न दस्तावेजों, वेबसाइट और केंद्र की योजनाओं को खंगाला। 2015 में महागठबंधन की चुनावी जीत के बाद नीतीश सरकार ने 7 निश्चय योजना की शुरुआत की थी। इसमें 7 लक्ष्य हासिल करने का उद्देश्य था। इन लक्ष्यों में हर घर बिजली तीसरा और शौचालय निर्माण घर का सम्मान छठा उद्देश्य था। 2017 में महागठबंधन के टूटने के बाद और एनडीए सरकार के बनने के बाद भी इस योजना को चालू रखा गया। नीतीश सरकार इस योजना को खासा भुनाने में लगी हुई है और हर बार चुनावी रैलियों और बैठकों में राजनेता इसका जिक्र करते हैं। बिहार में क्या बिजली हर घर में पहुंच चुकी है? आंकड़ों की जुबानी अगर इन दावों को देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल आबादी 10.38 करोड़ थी। हालांकि अब ऐसा अनुमान है कि राज्य की जनसंख्या 12.48 करोड़ से अधिक हो चुकी है। बिहार के 88% से अधिक आबादी यानी 9 करोड़ से अधिक लोग गांवों में रहते हैं, जिससे देश के प्रमुख राज्यों के बीच ये राज्य सबसे कम शहरीकरण वाला राज्य है। बिहार सरकार के मुताबिक उसके राज्य में 199 शहर और 39,073 गांव हैं। भारत में हर गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना यूपीए सरकार में ही शुरू हो चुकी थी, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा हिस्सा जहां बिजली नहीं पहुंची थी वो ग्रामीण इलाका था। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद इस योजना का नाम बदलकर दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना रख दिया गया। बिहार सरकार का दावा है कि वो इस योजना के तहत अपने राज्य के हर गांव तक बिजली पहुंचा चुकी है। इस साल फरवरी में राज्य विधानसभा में पेश किए गए 2019-20 के राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण में साफ लिखा है कि दिसंबर 2017 तक 39,073 गांवों तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है। भारत सरकार और बिहार सरकार 100% गांवों तक बिजली पहुंचाने का दावा कर रही है, लेकिन उसे मानने से पहले एक बार केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की ग्राम विद्युतीकरण की परिभाषा को भी यहां देख लिया जाना चाहिए। फरवरी 2004 में ऊर्जा मंत्रालय ने गांवों के विद्युतीकृत घोषित करने के लिए 3 पैमाने बताए थे। पहला, स्थानीय इलाकों के साथ साथ दलित बस्तियों में ट्रांसफार्मर या बिजली की तारों जैसा मूलभूत ढांचा पहुंच जाए। दूसरा, स्कूल, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, डिस्पेंसरी या सामुदायिक केंद्रों जैसी जगहों पर बिजली पहुंच जाए। और तीसरा, गांव के 10% घरों में बिजली पहुंच जाए। इन पैमानों को अगर माने तो बिहार के हर गांव तक बिजली पहुंच चुकी है, लेकिन यहां भी एक सवाल उठता है। बिहार सरकार 2011 की जनगणना के आंकड़ों के हवाले से कुल 39,073 गांवों तक बिजली पहुंचाने के दावे कर रही है, लेकिन वो खुद ही अपनी वेबसाइट पर मानती है कि बिहार में गांवों की संख्या अब 45,103 है। यानी कि ये 5,000 से अधिक गांव कहां गए और वहां बिजली पहुंची या नहीं, ये अभी साफ नहीं है। ये तो हुई गांवों की बात। और अब बात करते हैं हर घर बिजली पहुंचने के दावे की। भारत सरकार ने देश के हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए 25 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य की शुरुआत की थी। ग्रामीण और शहरी भारत के गरीबी रेखा से ऊपर और नीचे दोनों घरों को बिजली कनेक्शन देने के लिए ये योजना लाई गई थी। भारत सरकार की सौभाग्य योजना की वेबसाइट के मुताबिक सिर्फ छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों को छोड़कर देश के 100% घरों में बिजली पहुंच चुकी है। इसमें भी छत्तीसगढ़ के 99.67% घरों में बिजली पहुंचे होने का दावा किया गया है। अब आते हैं बिहार पर, जहां भारत सरकार की इन दोनों योजनाओं को लागू किया गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए बिजली कनेक्शन देने का विकल्प था।
बिहार सरकार का कहना है कि गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए वो मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना लेकर आई थी, जिसके कारण सभी ग्रामीण परिवारों को बिजली का कनेक्शन मिले। लेकिन अक्टूबर 2017 में सौभाग्य योजना के शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना को इसके साथ जोड़ दिया गया। बिहार सरकार ने अपने 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में लिखा है, इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी 32,59,041 इच्छुक परिवारों को बिजली के कनेक्शन देने के साथ योजना अक्टूबर 2018 में पूरी हो गई है। मांग के आधार पर ऐसे कनेक्शन शहरी क्षेत्रों में भी दिए जा रहे हैं। बिहार सरकार ने अक्टूबर 2018 में पूरे राज्य में 100% विद्युतीकरण होने की घोषणा की थी। राज्य सरकार का कहना है कि राज्य के सभी 1.40 करोड़ इच्छुक परिवारों को बिजली का कनेक्शन दे दिया गया है। इसकी पुष्टि भारत सरकार की सौभाग्य वेबसाइट भी करती है, जो बताती है कि बिहार में 1.39 लाख से अधिक परिवारों के पास बिजली का कनेक्शन है। लेकिन कितने घरों में बिजली नहीं है, उसका आंकड़ा वेबसाइट पर आपको नहीं मिलेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण परिवारों की संख्या 1.69 करोड़ है, जबकि शहरी परिवार 20 लाख से अधिक हैं। वहीं ग्रामीण आवासों की संख्या 1.63 करोड़ और शहरी आवासों की संख्या 19 लाख से अधिक है। ये 2011 के आंकड़े थे। अब ये भी सच है कि 9 साल बाद ये संख्या बढ़ी ही होगी, घटी नहीं होगी। बिहार की नीतीश कुमार सरकार बिजली के मामलों में हर जगह पर इच्छुक शब्द का प्रयोग कर रही है। इसका अर्थ हुआ कि जिन परिवारों को बिजली का कनेक्शन लेने की इच्छा नहीं थी, उन्हें ये कनेक्शन नहीं दिया गया, जबकि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी और ग्रामीण परिवारों को ये कनेक्शन मुफ्त देना था। बिहार के कुल परिवारों और घरों के आंकड़ों से राज्य सरकार का बिजली कनेक्शन का 1.40 करोड़ का आंकड़ा कई लाख कम है। इससे साफ है कि बिहार के हर घर में बिजली नहीं पहुंच पाई है। अब आते हैं बिहार के हर घर में शौचालय के दावे पर। भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। इस योजना के कई मकसदों में से एक था देश को खुले में शौच से मुक्त करना। 2 अक्टूबर 2019 को भारत को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया। 5 साल में इस योजना के तहत ग्रामीण भारत में 10 करोड़ शौचालय बनाए गए। अब आते हैं बिहार पर। स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट के अनुसार बिहार में 1.14 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए। बिहार में कुल 1.53 करोड़ घरों में शौचालय है और 8,910 कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स यानी सामुदायिक शौचालय हैं। भारत सरकार ने बताया है कि बिहार के 5 जिले ऐसे हैं जिनमें इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेट्रिन यानी एक घर में शौचालय 100% भी नहीं है। इनमें राज्य की राजधानी पटना भी शामिल है। ये तो ही भारत सरकार की बात। अब बिहार सरकार के आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य सरकार के 7 निश्चय योजना में शामिल छठी योजना शौचालय निर्माण घर का सम्मान के पूरे होने में काफी मुश्किलें नजर आती हैं। बिहार सरकार के 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में ये साफ लिखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 63.8% और शहरी क्षेत्रों में 95% परिवारों के पास ही शौचालय है। यानी कि बिहार सरकार खुद मान रही है कि हर परिवार के पास शौचालय नहीं है। ये याद रहे कि राज्य की 88% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। बिहार में शौचालय निर्माण के लिए 2 योजनाएं चल रही हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लोहिया स्वच्छ भारत अभियान और शहरी क्षेत्रों के लिए शौचालय निर्माण योजना शामिल है। अब आते हैं खुले में शौच से मुक्त बिहार पर। भारत को तो खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है, लेकिन बिहार अभी भी 100% खुले में शौच से मुक्त नहीं है। भारत सरकार के मुताबिक बिहार के 133 शहरी स्थानीय निकायों में से 22 ऐसे हैं जो अभी भी खुले में शौच से मुक्त नहीं है। इनमें फारबिसगंज, जहानाबाद, पूर्णिया, सीतामढ़ी भी शामिल हैं। बिजली और शौचालय पर सरकार का पक्ष जानने के लिए हमने राज्य के ऊर्जा और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्रियों से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने हमसे बात नहीं की। इसके बाद हमने संबंधित विभागों के सचिवों से इस संबंध में उनका पक्ष लेना चाहा और ईमेल किया, लेकिन उस पर भी उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इन पर राज्य सरकार के विभागों का जो पक्ष आएगा उसे हम आगे अपनी कहानी में जोड़ेंगे। बीबीसी हिंदी के इस फैक्ट चेक से ये साबित होता है कि बिहार के 100% घरों में बिजली और शौचालय होने का दावा गलत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एक सीट है समस्तीपुर विधानसभा। इस सीट पर जदयू की अच्छी पकड़ मानी जाती है। एक समय जदयू का बड़ा रसूख रहा है। उसने इस सीट पर 10 साल राज किया, लेकिन 2010 में राजद ने यहाँ उसके विजय रथ को रोक दिया। फिर इसी जीत के आधार पर जब लालू और नीतीश 2015 में करीब आए तो महागठबंधन से राजद का प्रत्याशी मैदान में उतरा और दूसरी बार अख्तूर इस्लाम शाहीन। लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है। जदयू के करीब आने से एनडीए जहां मजबूत होती दिख रही है और चुनाव में राजद और जदयू के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। चुनावी इतिहास को अगर आधार माने तो एनडीए में ये सीट जदयू के खाते में ही आने की पूरी संभावना है। बहरहाल पिछले 2 बार से ये सीट जदयू की पकड़ से दूर रही है। 2010 में राजद से अख्तूर इस्लाम शाहीन ने जदयू के रामनाथ ठाकुर को बेहद करीबी मुकाबले में 1827 वोटों से हराया था, जिसके बाद 2015 में अख्तूर इस्लाम
शाहीन ने बीजेपी की रेणु कुमारी को बड़े अंतर से मात दी है। राजद की तरफ से मौजूदा विधायक अख्तूर इस्लाम शाहीन का लड़ना तय माना जा रहा है, तो वहीं जदयू से यहां कई बार विधायक रामनाथ ठाकुर चूंकि राज्यसभा सांसद है, ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रत्याशी कौन होगा। समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र में 2011 की जनगणना के अनुसार 3,96,984 की कुल आबादी है, जिसमें से करीब 80% लोग गांव में रहते हैं। इन आबादी में 18.63% अनुसूचित जाति के हैं। 2019 लोकसभा चुनाव को आधार माने तो यहाँ 2,64,542 मतदाता है। चुनाव आयोग ने यहाँ 269 पोलिंग स्टेशन बनाए हैं। इस चुनाव में जहां 62.41% मतदान हुआ था, तो वहीं विधानसभा चुनाव में यहां की जनता काफी रुचि लेती रही है। यही कारण है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत करीब 61.3 रहा है। लोजपा के रामचंद्र पासवान यहां से सांसद है, जबकि राजद से अख्तूर इस्लाम शाहीन विधायक है। तो वहीं हाल ही में हुए लोकसभा उपचुनाव में एनडीए की तरफ से प्रिंस राज को राजद कांग्रेस गठबंधन के डॉक्टर अशोक कुमार से केवल 3,000 वोटों की बढ़त मिली थी। यह विधानसभा सीट मुस्लिम और यादव बाहुल्य है, तो वहीं SC/ST की संख्या भी निर्णायक है। समस्तीपुर विधानसभा में समस्तीपुर नगर पालिका क्षेत्र है। इसके अलावा शाहपुर, बगुनी, भड़ोखा, ताजपुर, आधारपुर और बगही ग्राम पंचायत भी आता है। समस्तीपुर शहर में अज्ञात अपराधियों ने ठेकेदार रिंकू चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी। शहर के पौष एरिया कहे जाने वाले काशीपुर गर्ल्स हाई स्कूल के पास रिंकू चौधरी को उनके घर पर चढ़कर अंधाधुंध गोली चलाकर छलनी कर दिया। बताया जाता है कि रिंकू चौधरी अपने घर के बरामदे पर ही बैठे थे कि अचानक बाइक सवार अपराधियों ने ग्रिल के गेट के बाहर से ही उन पर जानलेवा हमला कर दिया। घर में बैठे हुए थे जी, नकाब पोस्ट 3-4 आदमी आए, फटाफट गोली चलाने लगे। हम मुझे फटाका छूट रहा है, फिर पूरा घूम के देखने गए तो इनको तबातर गोली चलाने लगे। अच्छा, उसके बाद गोली चलाए और आगे मोटरसाइकिल लगा हुआ था इनका। उम्र कितने होती? 42। किनका ये हत्या हुई? रिंकू चौधरी। अच्छा, मुकेश कुमार उर्फ रिंकू चौधरी। 42 होती। कई राउंड गोलियां चली है, उसमें रिंकू चौधरी को टारगेट करके चलाया गया था। वो कुर्सी पर बैठे हुए थे घर के बरामदे में। इसी अवस्था में उन पर कई गोलियां चली, जिनसे उसके लगने से मृत्यु हुई है। किस तरह के व्यक्ति थे ये? ज़्यादा विस्तृत रूप से नहीं बता पाएंगे, चूँकि इनके घर वाले से भी बातचीत नहीं हो पाया है विस्तृत रूप से। कल ज़्यादा डिटेल में घटना क्या कारण? जब तक परिवार वाले कुछ बताते नहीं, तब तक कुछ कहना भी मुश्किल है। कितना की संख्या में अपराधी हैं? 3 की संख्या में अपराधी थे। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड के बैकुंड पर बड़हंडा गांव में पुलिया का निर्माण नहीं होने से लगभग 50 एकड़ भूमि में लगे फसल का नुकसान हो गया है। आक्रोशित किसानों ने पुलिया निर्माण कर जल निकासी की व्यवस्था करने की मांग मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन से किया है। किसानों ने कहा है कि पुलिया का निर्माण नहीं होने से पानी जमा हो जाता है, जिस कारण फसल गलने लगता है। सरकार के तरफ से कोई आदमी देखने के लिए आप लोग आया? अभी तक कोई कर्मचारी नहीं। हम लोग 8 दिन से शोरगुल कर रहे हैं यहाँ पर में कि कोई आए, कोई मदद करे, लेकिन कोई अभी तक कोई मदद नहीं। यहाँ तक कि मोदी सरकार बहुत अच्छा सरकार है, लेकिन उनके तरफ से भी जीता हुआ नित्यानंद राय जी है। ये सब भी एक बार भी बिना उनके आए यहाँ जीत हो जाता है, तो क्या जरूरत है उनको यहाँ आने का? बिना आए हुए जीत हो जाता है उनका, बिना आए हुए उनको वोट मिल जाता है। वो तो सोचते हैं कि हम मोदी के पार्टी के हैं, तो हमें तो बिना आए हुए सारा काम हो रहा है, तो आने की जरूरत क्या है? अगर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए तो काम करने की जरूरत क्या है? डूब गया है, हजारों एकड़ नष्ट हो गया है। इसलिए हम लोग का पानी निकलना चाहिए और पुलिया का यहाँ निर्माण होना चाहिए, और पुलिया के साथ साथ बाहा बन के और नदी में पानी जाना चाहिए। यहाँ परवल डूबा है, सीम डूबा है, भिंडी डूबा है, आप लोग का सामने है। हम लोग का सरकार मुआवजा दे और पानी निकलवाए। क्या अभी तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन? अभी तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं आया है, कोई क्षति को देखने नहीं आया है। यहाँ भर छाती पानी डूबा हुआ है, सब फसल नष्ट हो चुका है। यहाँ अभी तक कोई संसद नहीं आया है सरकारी देखने के लिए कितना एकड़ में फसल नष्ट हुआ है। हजारों एकड़ फसल नष्ट हुआ है, जबकि इतना महंगा परवल है, भिंडी है, कद्दू है, इधर भिंडी है, सब कुछ नष्ट हो चुका है। क्या नाम हुआ? शिवनंदन महतो। कौन जगह है ये? बरहंडा हुआ, बैकुंठपुर बरहंडा। फिलहाल आज की खबरें में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।